बदलने में टाइम लगता है बेटा। अरे इतना दिमाग पढ़ने में लगा ले तो सोचना ही नहीं पड़े कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए मुन्ना, हो जाए बेटा। जल्दी। बच्चे सीख गए यार। हाँ, यहाँ मैक्रो कंज्यूमर हमने पढ़ लिए हैं। आज माइक्रो कंज्यूमर की चर्चा होगी। पीछे वाले बच्चे एक्टिव हो जाएं, इधर ध्यान से। छोटू नोटबुक लाया है तो अपनी माइक्रो कंज्यूमर डीकंपोजर्स कहलाते हैं। बस बेटा बात और चीत बंद हो जानी चाहिए, चुप और चाप ही रहना है। इन्हें आप सैप्रोट्रॉफ, ऑस्मोट्रॉफ के नाम से भी पुकारते हैं। ऑस्मोट्रॉफ उन्हें कहते हैं बेटा जो पचा पचा के खाते हैं। यहां मरे हुए को खा रहे हैं, नाम और भी है, आ जाएंगे अभी। बोर्ड पे देखें आप। माइक्रो कंज्यूमर्स क्योंकि डीकंपोजर्स हैं, डेड मटेरियल पे फीड करते हैं। आज की बात है, आप तो जानते ही हैं कि सबसे अच्छे डीकंपोजर बैक्टीरिया और फंजाई है बेटा। आज की बात है, प्लांट और एनिमल दोनों हमारे बीच चल बसे बेटा। ये रहा इनका मरा हुआ मटेरियल। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है, उसकी बॉडी में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों है। बात है ना इधर। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, उसकी बॉडी में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों है। ऑर्गेनिक का अमाउंट ज्यादा, इनऑर्गेनिक का अमाउंट कम। सही है। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है, इनऑर्गेनिक फ्री नहीं, बॉन्डेड है ऑर्गेनिक के साथ। यार है? मैं रिपीट करूंगा फिर, जो मैंने कहा फिर सुन लीजिए। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, उसकी बॉडी में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों है। ऑर्गेनिक का अमाउंट ज्यादा, इनऑर्गेनिक का अमाउंट। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, इनऑर्गेनिक फ्री नहीं, बॉन्डेड है ऑर्गेनिक के साथ। जिस बच्चे को अभी भी इमेज नहीं बन पाई है,
वो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर ही याद कर लो रे यार। आप तो जानते हो ना बेटा कि वहां मैग्नीशियम के साथ 4 पाइरोल रिंग हुआ करती, और चारों पाइरोल रिंग क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट कर रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, इनऑर्गेनिक कम है, इनऑर्गेनिक फ्री नहीं, बॉन्डेड है किसके साथ? ऑर्गेनिक के साथ। ताजा ताजा मरे हैं, तो इनकी बॉडी में भी आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल प्लस इनऑर्गेनिक मिनरल, और जैसे ही ये मर जाते हैं बैक्टीरिया फंगस की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। आओ रे बैक्टीरिया, आओ रे फंजाई। बेटा क्या आप इनकी आदत जानते हो? पचा पचा के खाते हैं। क्या पचाने के लिए बॉडी से बाहर ही एंजाइम छिड़क रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है बॉडी के बाहर ही, बॉडी के बाहर ही एंजाइम। और अगर ये एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर ही आएंगे तो क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के बॉन्ड्स को तोड़ देंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल के बॉन्ड टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। और जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर टूट जाएगा तो क्या वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा? और जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो क्या इनऑर्गेनिक मिनरल फ्री? इनऑर्गेनिक मिनरल के भी बॉन्ड्स टूट चुके हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स खुद सिंपल में आ चुका है, तो ये फ्री हो चुका है, गया कहीं नहीं है, पड़ा वहीं है, उसी सॉइल में है। लेकिन अब किसी के साथ बॉन्डेड, उसके पुराने बॉन्ड। और आप तो अच्छे से जानते हो बेटा, जब किसी के साथ बॉन्डेड ना हो तो किसी और के साथ जा सकते हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल का पुराना बॉन्ड टूट चुका है, अब वो किसी और के साथ जाने के लिए फ्री है, तैयार है। तो उस एरिया के प्रोड्यूसर भी तैयार बैठे हैं। आ जाओ इनऑर्गेनिक मिनरल। और जैसे ही इनऑर्गेनिक मिनरल उसके पास गया, एक नया बॉन्ड बन चुका है। हाँ बेटा, क्या कोई कंज्यूमर इसको आगे खाएगा तो क्या उसके पास भी इनऑर्गेनिक मिनरल जाएगा? तो फिर बुला लूं मैं टीटू को? आओ टीटू आओ। अरे हम रैबिट बनाते, काऊ बनाते, डियर बनाते, क्यों? कोई ऐसा बनाओ जिसमें सब आ जाए और जिसे पहचानना मुश्किल ही नहीं। अरे आज के बाद जब भी जरूरत होगी यही आएगा बेटा। और आप जैसे ही आए कह देना टीटू आ गया। और जब टीटू आता है तो खाता है, क्या उसके पास भी इनऑर्गेनिक मिनरल जाएगा? बेटा एक दिन की बात है, हवाएं चल रही थी, टीटू ने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। अरे टीटू खाने आया, अचानक तेज हवा का झोंका, पेड़ टीटू पे गिर गया। बेटा संभालो अपने आप को,
टीटू और पेड़ दोनों हमारे बीच। क्या हम वापस यहाँ आ गए? इनऑर्गेनिक मिनरल जहां से चला था वहीं वापस आ गया। इस तरह की साइकिल को कहते हैं मिनरल साइकिल। अरे समझ पा रहे हो बेटा? क्या आज डीकंपोजर्स ने कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ट्रांसफॉर्म किया है? ओहो, ये तो ट्रांसफॉर्मर है, बायोलॉजी वाले ट्रांसफॉर्मर। क्या इन्होंने बड़े को छोटे में रिड्यूस किया है? अरे ये तो रिड्यूसर है यार। यहां सब बच्चे मुझे माइक्रो कंज्यूमर के नाम बताएंगे। माइक्रो कंज्यूमर्स, डीकम। क्या आप सब बच्चे प्रोड्यूसर्स के नाम जानते हैं? पत्ते नहीं पलटेंगे आप। प्रोड्यूसर, ऑटो, कन्वर्टर, ट्रांसड्यूसर। ये नहीं चलेगा, सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं होता है बेटा। क्या सब बच्चे अब मैक्रो कंज्यूमर के नाम जानते हैं? मैक्रो कंज्यूमर्स, एनिमल्स, होलोजोइक। पलट ली अब तक तो आप लोगों ने। अति घातक बच्चे। माइक्रो कंज्यूमर के नाम जानते हैं आप? माइक्रो कंज्यूमर, ठीक। स्टेटमेंट आ रहा है। ऑल डीकंपोजर्स आर स्कैवेंजर। मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं। आपका काम सिर्फ ये बताना है कि समझ में आया कि नहीं। जो मरे हुए को खाता है वो स्कैवेंजर है। ऑल डीकंपोजर्स आर स्कैवेंजर, बट ऑल स्कैवेंजर्स आर नॉट डीकंपोजर। अरे अरे, all decomposers are, but all scavengers are। स्कैवेंजर और डिकम्पोजर में फर्क जानते हो क्या है? स्कैवेंजर वो है जो मरे हुए को खाता है, डिकम्पोजर वो है जो पचा पचा के खाता है। हर स्कैवेंजर पचा पचा के नहीं खाता, खा के भी तो पचाता है। वल्चर। अरे तो याद करो बेटा, यहाँ ये लिख लेना साइड में अपने आप। तब पूछ रहे क्या लिखना है? ऑल डिकम्पोजर्स आर स्कैवेंजर, बट ऑल स्कैवेंजर्स आर नॉट डिकम्पोजर। खुद से चेप लेना बेटा अपने आप। ऑल डिकम्पोजर्स आर स्कैवेंजर, but are scavenger, but all scavengers are not decomposer। बैक्टीरिया फंजाई का खाना बेटा बिल्कुल। कौस्तुभ है कोई क्लास में? कौस्तुभ सिंह कहाँ बैठता था पहले? आता तेरा तू जानता है उसे? 11th में था, 12th में आया ही नहीं, मतलब 12th में पढ़ने नहीं आया क्या वो? ओहो, तुम राडार पे आ चुके हो बेटा आप। वैसे एक बात है बेटा, ह्यूमन, एनिमल्स
हम भी डिकम्पोजर हैं। अरे तुमसे किसने पूछा कि ये सही है कि गलत? जो है उस पर सुनो पहले। ह्यूमन एनिमल्स भी डिकम्पोजर है, फर्क सिर्फ इतना है, काम हम भी वही करते बेटा। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बॉडी के बाहर करते और हम भी डाइजेशन ही कर रहे हैं। उन्होंने बॉडी के बाहर किया और हमने, अरे हम भी कॉम्प्लेक्स को, अब लिखना बंद कर दो 1 मिनट। मैं रिपीट करूंगा अपनी बात को, फिर सुनेंगे। ह्यूमन एनिमल्स हम भी डिकम्पोजर हैं, हम भी वही काम करते हैं जो बैक्टीरिया फंजाई ने किया। फर्क इतना है, उन्होंने बाहर कर दिया और हम बॉडी के अंदर करते हैं। अरे हम भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में तोड़ते हैं, हम भी इनऑर्गेनिक मिनरल को फ्री करवाते हैं, लेकिन हम बहुत स्वार्थी डिकम्पोजर हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल का मैक्सिमम पार्ट अपनी बॉडी में रोकते हैं, लेकिन जरा बैक्टीरिया फंगस को देखो रे यार, इनऑर्गेनिक मिनरल का मैक्सिमम पार्ट सॉइल में लेके आ रहे हैं। बताओ, नेचर के लिए ज्यादा काम हम कर रहे हैं कि बैक्टीरिया फंजाई? तो हमारी अर्थ के रियल डिकम्पोजर हम हैं कि बैक्टीरिया फंजाई? हम तो नारियल हैं, समझ रहे हैं आप? हम तो, क्योंकि हमने खुद के लिए ज्यादा काम किया है। सच में देखा जाए तो नेचर के लिए काम करने वाले, मैक्सिमम इनऑर्गेनिक मिनरल को सॉइल में लाने वाले बैक्टीरिया फंजाई हैं, वो रियल डिकम्पोजर हैं। हम सेल्फिश हैं, हमने मैक्सिमम काम खुद के लिए किया है, इनऑर्गेनिक मिनरल का मैक्सिमम पार्ट अपने अंदर रोक लिया है। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन हम मर जाएंगे, दो बातें होंगी, या तो जला देंगे या दफना देंगे। अगर जला दिया तो इनऑर्गेनिक मिनरल राख में आ जाएगा, और दफना दिया तो वहीं बैक्टीरिया फंगस तोड़ के मिट्टी में मिला देंगे। कहने को बातें लगती होगी, लेकिन आज तो प्रूव हो रहा है, माटी का पुतला और माटी में मिल जाना। इनऑर्गेनिक मिनरल चला भी यहीं से था, एक दिन उसे आना भी यही है। आज इस बात से एक और चीज समझ में आती है कि हमारे अर्थ का, हमारे बायोस्फीयर का टोटल इनऑर्गेनिक मिनरल फिक्स है। वो यहीं घूम रहा है, चाहे वो चट्टानों में हो, चाहे सॉइल में हो, चाहे लिविंग के बायोमास में हो। हमें कहीं बाहर का इनऑर्गेनिक मिनरल नहीं चाहिए, हमारे प्लेनेट का इनऑर्गेनिक मिनरल ही हमारे लिए है। कोई जबरदस्ती फेंके तो उसकी मर्जी, हम नहीं चाहते। मिटियोर्स, समझ पा रहे मेरे बात? कोई जबरदस्ती फेंके तो उसकी मर्जी, हम नहीं चाहते। हमारा इनऑर्गेनिक मिनरल यहीं सर्कुलेट हो रहा है, वो यहीं घूम रहा है। आज कह देना बेटा, हमारा बायोस्फीयर इनऑर्गेनिक मिनरल को लेकर क्लोज्ड सिस्टम है, लेकिन एनर्जी को लेकर ओपन सिस्टम है। सन हमारे यहां का नहीं है, एनर्जी बाहर से आ भी सकती है और बाहर, लेकिन इनऑर्गेनिक मिनरल यहीं यहीं साइक्लिक हो रहा है। आज इस बात को अगर ऐसे बना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं।
जे रहा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ली यहीं घुमा देना इनऑर्गेनिक मिनरल को। लेकिन एनर्जी बाहर से आ भी सकती है, और वो बाहर क्यों, आखिर क्यों खुसर पुसर? हमारा बायोस्फीयर क्लोज्ड सिस्टम फॉर इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी। ये बात सब बच्चों को क्लियर हो रही है बेटा? मिनरल साइकिल बात समझ में आ रही है आपको? एक और बात देखो, जल्दी चेप लो इससे फोटो को। एक और बात देखो, जब बैक्टीरिया फंजाई, बोर्ड पे, जब बैक्टीरिया फंजाई इस पर वर्क करते हैं तो उनको भी एनर्जी मिलती है। बिना मतलब के कौन काम करेगा रे यार? जब ये इस पे वर्क करते हैं तो उनको भी एनर्जी मिलती है। और बैक्टीरिया की आदत जानते हो आप, जब एनर्जी मिलती है तो बाइनरी फिजन करता है, मल्टीप्लाई होता है। बाइनरी फिजन करेगा, मल्टीप्लाई होगा, सेल डिवाइड करेगा, नया डीएनए, नए सेल कंटेंट बनाएगा। अरे उसको भी तो इनऑर्गेनिक मिनरल चाहिए ना, कहां से लाएगा बेचारा? वो भी यहीं से लेगा। मान लीजिए आज 1000 इनऑर्गेनिक मिनरल सॉइल में आने थे, 800 ही पहुंचे। 200 इन्होंने अपने बायोमास में रोक लिए, लेकिन 800 पहुंचे। ये कहकर मैंने प्रूव किया कि मैक्सिमम पहुंचे। जितना 200 उन्होंने अपने बायोमास में रोक लिया, क्या वो इस इनऑर्गेनिक मिनरल की तरह प्लांट्स के पास जाने के लिए अभी अभी अवेलेबल है? ना ना। क्या वो इन इनऑर्गेनिक मिनरल की तरह जाने के लिए वैसे मोबाइल है? ना ना। दिस फिनोमेना कॉल्ड nutrient immobilization. This phenomena called nutrient immobilization. नहीं, कौस्तुभ नहीं है। वो बालक कह रहा है कि उसको पता है कि वो मतलब 11th में ही था, उसके बाद नहीं आया। आया था? अच्छा, कौस्तुभ सिंह। ऑनलाइन चेक करूं क्या? अच्छा अच्छा, ठीक।
ऑनलाइन स्टूडेंट में कोई कौस्तुभ सिंह है बेटा? अगर है नहीं, नहीं इस पे नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात। कहां थे हम? न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन डेफिनेशन बोली जा रही है, सुन लेंगे आप, समझ में आए तो हाँ भरो, नहीं तो दोबारा समझेंगे। आउट ऑफ टोटल रिलीज्ड मिनरल, some minerals are tied up with microbial biomass that become temporarily immobile. This is called nutrient immobilization. जितना टोटल इनऑर्गेनिक मिनरल बाहर आया, उसमें से कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल माइक्रोब्स ने अपने बायोमास में रोका, उसे प्लांट के पास जाने से भी रोका। न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन है। आज कोई भी बालक न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन को नेगेटिव सेंस में ना सोचे, ऐसा ना कहे ओहो रोक लिया, जाने नहीं दिया, कमी पड़ जाएगी। कहो अच्छा किया। अरे जितना उन्होंने अपने पास रोक लिया, उतना तेज बरसात हो जाती तो बहने से बचा लिया। जितना उन्होंने अपने पास रोक लिया, सॉइल की उन लेयर्स में जाने से बचा लिया जहां पहुंच जाता तो प्लांट एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता। और कौन सा विचारों ने हमेशा के लिए रोक लिया रे? मरना तो एक दिन यही है। मैंने कहा कि मरना एक दिन यही है। क्या बैक्टीरिया मरता है? बैक्टीरिया इमॉर्टल है, बैक्टीरिया अमर है। लेकिन मुन्ना ध्यान से सुन लेना बेटा, बैक्टीरिया कभी मरता नहीं है, मारा जाता है। बैक्टीरिया मरता, मारा जाता है। ऐसे कैसे? अरे बैक्टीरिया की जिंदगी में वो स्टेप्स नहीं आती जो हमारी जिंदगी में आ रही है। हमारी जिंदगी को पहले देखो, बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर गया। बैक्टीरिया की जिंदगी देखी आपने? बच्चा, जवान, ओह बुढ़ापा आ रहा है, डिवाइड हो जाओ, फिर बच्चा। बैक्टीरिया का क्रोमोसोम कभी एजिंग में नहीं जाता। बैक्टीरिया कभी बूढ़ा होके नहीं मरता। बैक्टीरिया की कभी नेचुरल डेथ नहीं होती। लेकिन सडन एनवायरमेंटल चेंज, पीएच, टेम्परेचर, एंटीबायोटिक मार देते हैं उसे। वो मरता नहीं है। अरे समझ रहे हो आप? अगर ऐसा है तो यहाँ एक दिन मरना यही है, और जब एक दिन मरना यही है तो इनऑर्गेनिक मिनरल यही आएगा। तो आज कह देना बेटा, खुद से ही कहो और किससे कहने जाओगे? आज कह दो, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन। कहो, फिर कहो, खुद से कहो। न्यूट्रिएंट कहो, नोटबुक में कहो बेटा। न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन is a mode of nutrient conservation.
क्या सब बच्चे न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन की डेफिनेशन खुद से लिख लेंगे मॉड्यूल से देख के? अरे यार क्या करते हो रे तुम? नहीं चलेगा, मैं ऐसे ऐसे लिखा रहा हूं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल प्लस इनऑर्गेनिक मिनरल 1000 है ये। बैक्टीरिया फंजाई की एक्टिविटी शुरू हुई, एंजाइम सिक्रीशन हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में टूट गया, इनऑर्गेनिक मिनरल फ्री हो गया 1000। लेकिन इसमें से 200 माइक्रोबियल बायोमास में है और 800 सॉइल में है। इसको न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन कहते हैं। समझ गए बात को? ठीक, तुरंत चेप लो बेटा। क्या कह रहा है? है? तो प्रोड्यूसर हमने पढ़ लिए, मैक्रो कंज्यूमर माइक्रो कंज्यूमर पढ़ लिए। आओ बेटा आज अरेंज करके फूड चेन बनाते हैं। सारे बच्चे चुके हैं चेप? रहो बेटा रहो, जल्दी रहो। हाँ बहुत बढ़िया। फूड चेन नेक्स्ट। बेटा बस अब बातें नहीं इधर। किसे कहते हैं फूड चेन? सीक्वेंस या अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म according to their food habit। ऑर्गेनिजम्स को उनकी फूड हैबिट के हिसाब से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ले आना ही फूड चेन है। रैबिट तुम्हें घास खाना आता है? आ जाओ इसके बाद आ जाओ। भेड़िए तुम रैबिट खा ले तो आज पर लॉइन तुम इसके बाद। जिसकी जैसी फूड हैबिट उसके हिसाब से अरेंज हो रहा है।
और जब ऐसी बातें आती है तो ट्रॉफिक लेवल टर्म जरूर आती है, और आप सब अच्छे पहले से जानते हैं ट्रॉफिक लेवल specific functional position of organism in food chain। और मैंने कई बार कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, ट्रॉफिक लेवल represents functional level, not a species। है बेटा? आओ एक बार फिर प्रूव करते हैं इस बात को। हमारे पास फूड चेन है, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नैक, और साथ में हॉक हॉक हॉक। खा जाओ। T1 T2 T3, क्या आप देख सकते हैं कि सांप T4 पे है? एक और फूड चेन है, ग्रास, स्नैक, पी, यहां पर बेटा T1 T2 T3, स्नैक T3 पे आ गया। और क्या मैंने ट्रॉफिक लेवल ये देख के बनाई थी कि वो सांप है? ये देख के बनाई है कि उसने किया क्या है। अरे वो T2 को खाता है तो T3 पे आता है, वो T3 पे खाता है तो T4 पे आता है। वो सांप है तो हम क्या करें भाई, होगा। अब तो जो काम किया है उसके हिसाब से ट्रॉफिक लेवल बनेगी। समझ रहे हो ना बेटा आप? दोनों फूड चेन आपके सामने है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सुने और सही और गलत का फैसला आप करें। मैं जो कह रहा हूं वो सच भी हो सकता है और नहीं भी। सेम ट्रॉफिक लेवल पर कभी भी फीडिंग नहीं होती। T3 को नहीं खाएगा। सही है, सच है, यही है। जिस दिन ये सांप कहेंगे कि सर ये सांप तो इस फ्रॉग को खा सकता है, जिस दिन ये सांप इस फ्रॉग को खाएगा T3 नहीं T4 बन जाएगा। सेम ट्रॉफिक लेवल पर कभी भी फीडिंग नहीं होगी, चाहे वो कैनाबलिज्म ही क्यों ना हो। एक कॉकरोच रोटी खा रहा था। ब्रेड, B फॉर ब्रेड, C फॉर कॉकरोच। अरे एक कॉकरोच आया, कॉकरोच कॉकरोच को खा गया। बेटा दोनों कॉकरोच ही है, लेकिन यहां पर दोनों कॉकरोच ही है, लेकिन दोनों की ट्रॉफिक लेवल सेम। चलते चलते खाओ कि रुक के खाओ या आराम से खाओ, ट्रॉफिक लेवल तो बदल जाएगी बेटा। जो आगे वाला जिस ट्रॉफिक लेवल है उससे बाद वाली मिलेगी उससे। समझ रहे हो आप? एक ही स्पीसीज का है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूं ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल, नॉट ए स्पीसीज। और बात समझ में आ रही बेटा? तो सेम ट्रॉफिक लेवल पर कभी भी फीडिंग नहीं होती। तो अब जब भी कोई आपसे पूछे कि T1 कौन, किसी का नाम ही मत लो, बस प्रोड्यूसर कहो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये T1 ग्रास भी हो सकती है, ट्री भी हो सकता है, फाइटोप्लैंक्टन, श्रब। T2 कौन, किसी का नाम, टर्शरी या फिर टॉप भी हो सकता है।
फूड चेन जितनी लंबी होगी उतनी खराब होगी, जितनी छोटी उतनी अच्छी। क्योंकि जब फूड चेन लॉन्ग होती चली जाती है तो हायर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कम कम, सर्वाइवल मुश्किल में आता है। इसलिए लॉन्ग फूड चेन अच्छी, जितनी लंबी उतनी खराब। इसका मतलब जितनी छोटी उतनी। फिर आप कहेंगे कि सर छोटी, कितनी छोटी तक अच्छी फूड चेन है? 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल। हेल्दी मानी जाती है। तुम लोग इतने घातक बचपन से हो कि अभी हुए हो बेटा? अच्छा, बचपन से चले आ रहे हो। लीथल जीन बन चुके हैं सारे यहां, बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर from one trophic level to another trophic level occur according to 10% energy transfer law. इसे आप ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट के नाम से भी पुकारते हैं। लिंडमैन बेटा, है? हाँ तो बोल लो बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार क्या हो रहा है तुम लोगों को? मैं समझ रहा हूं बेटा, मैं कल टेस्ट है आपका तो इसलिए आपका दिमाग ट्रक में है, क्योंकि बस में नहीं रहा। दिमाग ट्रक में चल रहा है। अच्छा, छोटू का दिमाग साइकिल पे चल रहा है। अच्छा, सिलेबस तो कल ही बता दिया छोटू मैंने। छोटू को कुछ अते पते ही नहीं रहते कि मैं कहाँ हूं, कोई भरोसा नहीं छोटू का। तो फिर अब क्वेश्चन आ गया, 10% एनर्जी ट्रांसफर लो ऑफ LINDEMAN। इसे ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट के नाम से भी पुकारते हैं बेटा। यहां चलिए तो फिर क्वेश्चन आ रहा है कि जब 10% एनर्जी आगे जाती है तो बाकी की एनर्जी का होता क्या है? बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि 10% एनर्जी ही क्यों जाती है? इन्होंने इन्होंने 15%, 20% लोग क्यों नहीं दिया? आओ बेटा समझते हैं, इसलिए चुपचाप अब बोर्ड पे ही देखो। हटा दूं ये?
ज्वाल दे तुरंत बेटा, टाइम कम है अपने पास। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, आज वक्त हमारा है। साढ़े 6 तक तो क्लास का टाइम है ना, फिर आप बच्चों के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा क्वालिटी टाइम होगा। नहीं बेटा, हर चीज की जगह फिक्स है बेटा। तुम नोट करो, तुम नोट करो, जल्दी नोट करो। चलिए बेटा, अब ध्यान से, एनर्जी फ्लो। ये हमारे इकोसिस्टम का एक फंक्शन भी है, एनर्जी फ्लो। हमने लिखा था ना प्रोडक्टिविटी एनर्जी फ्लो, तो उसी में हमें बात समझ में आ जाएगी। अब आराम से पहले बोर्ड पे देख लो, बाद में चेपना, बहुत समय मिलेगा आपको लिखने के लिए। हमारे सिलेबस में ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, आज उसी को लेकर हम बात समझते हैं। फूड चेन वही जिसे मैं बार बार लिखता हूं, टी वार टी टी टी। आज हम एक बड़े ग्रासलैंड में आए। बेटा आपस में कुछ नहीं बोलना, थोड़ा इधर। आज एनर्जी फ्लो स्टडी कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले कभी आपसे कहा है कि जब भी आप इकोसिस्टम में कोई भी स्टडी करते हो, चाहे बायोमास, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, जो भी, यूनिट एरिया, यूनिट टाइम होना ही चाहिए। यूनिट यूनिट होना। मैंने उस दिन ही आपसे कह दिया था, आज फिर कह रहा हूं, एरिया भी ढंग का लेना, ऐसा नहीं 1 मीटर स्क्वायर लेके बैठ जाओ। एटलीस्ट इतना एरिया लीजिए जिसमें एक फूड चेन ढंग से तो चले रहे। एक बढ़िया एरिया लेना है, तो हमने भी यहां एक अच्छा एरिया लिया है। समझ जाओ, मैंने यहां लिखा ग्रास। कोई भी बच्चा इसे एक घास ना समझे, ये यूनिट एरिया की ग्रास है। मैंने लिखा रैबिट, कोई भी बालक इसे एक रैबिट ना समझे। मैंने लिखा वुल्फ, कोई भी बच्चा इसे एक यूनिट एरिया। मैंने लिखा लायन, एक हो सकता है क्योंकि टॉप टॉप कार्निवोर है। और आज जब भी मैं आपसे कहूं कि रैबिट घास खा के गया, आप कहना T1 की एनर्जी T2 पे गई, क्योंकि आज आपकी स्टडी इंडिविजुअल पे नहीं है, ट्रॉफिक लेवल पे है। आज आपकी स्टडी इंडिविजुअल पे नहीं है, एरिया पे है। इंडिविजुअल को लेकर की जाने वाली कोई भी स्टडी सही नहीं होती, ट्रॉफिक लेवल बेसिस पे की जाने वाली स्टडी सही है। अगर आप एक ग्रास एक रैबिट मानेंगे, रैबिट घास खाने जा रहा है, तो 10% कैसे छांटेगा? वो तो पूरी ग्रास खाएगा, फिर काय का 10%? समझ जाओ,
आज कहो कि T2 यूनिट एरिया की ग्रास का 10% खाओ। और तो आज इंडिविजुअल को लेके स्टडी करेंगे कि ट्रॉफिक लेवल को? एरिया पे स्टडी है। तो फिर दे दे इनको 1 साल का टाइम, करो फोटोसिंथेसिस। लाइट आ रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यूनिट टाइम में जितना टोटल बना है वो 100 किलो कैलोरी है। कोई भी एक अमाउंट ले लिया, ये टोटल है। टोटल खर्चा एक भी नहीं देखा है अभी। अरे आने दो, एक बार करेंगे खर्च। टोटल है, टोटल। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है। स्टेटमेंट सुनते समय बीच में आपका बोलने का मन कर सकता है, लेकिन कंट्रोल बेटा, कंट्रोल। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आई हुई टोटल एनर्जी का मैक्सिमम 10% ही नया बायोमास बनता है। मैंने T2 का नाम भी नहीं लिया अभी। मैंने क्या कहा फिर रिपीट कर रहा हूं। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आई हुई टोटल एनर्जी का 10% ही नया बायोमास, ऐसा बायोमास जिसे आगे वाला खा रहा है, वो 10% ही है। कह देना आज T2 से मैक्सिमम खाए तो 10%, उससे ज्यादा नहीं। आप कहेंगे कि कौन रोकेगा उसे, वो तो ज्यादा भी खाएगा। चलो आज आप कह रहे हो तो ज्यादा भी खिलवा लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 ग्रास है, सपोज करें। यूनिट टाइम का टोटल फोटोसिंथेसिस 10% नया बायोमास। बच्चे नया बायोमास दो तरह से बनता है, या तो जो है वही ग्रो कर जाए, या फिर कुछ नया बन जाए। यहां मान लीजिए मैंने कहा कि एक नया बन गया, कहो T2 से एक घास खा के चला जाए, उसके लिए वही है। लेकिन आप कहेंगे कि ना वो तो ज्यादा खाएगा। आज T2 आया, एक नहीं 3 खा गया। फिर यूनिट टाइम का फोटोसिंथेसिस, फिर 10% नया बायोमास। वैसे तो 8 का 10% एक नहीं होता, लेकिन मैंने कह दिया एक बन गया। फिर T2 आया, आज फिर वो एक नहीं 3 खा गया, मरेगा। कोई बच्चा नहीं कहेगा कि घास जहरीली है क्या। लगातार अपना खाना कम कर रहा है, आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएगा। कुछ पहुंच रहा है क्या? अरे 10% तो आज मैक्सिमम थ्योरी में खिलवा रहा हूं मैं। प्रैक्टिकली तो वो 5, 6, 7, 8 ही खाता है। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट पहुंचे तभी हाँ भरना। अगर हमेशा T2 10 खाएगा, ग्रासलैंड जितना है उतना ही रहेगा, ग्रो नहीं करेगा। अगर वो 5, 6, 7, 8 खाएगा तो ग्रासलैंड ग्रो करेगा। अरे तो क्या वो 10% से ज्यादा खाएगा? तो भिजवा दूं उस तक 10। आओ T2 आओ, ले जाओ 10%, 10 किलो कैलोरी। बाकी का 90% यही लॉस। और लॉस दो बातों में होता है, रेस्पिरेशन
और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। पहले इन दोनों में डिफरेंस जान लीजिए। जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल ग्रास है, नया नहीं बनाए बेटा, अभी जो ऑलरेडी है वो भी तो अपने आप को मेंटेन करने का खर्चा करेगा, रेस्पिरेटरी कॉस्ट। नया बनाना है, कुछ स्टोर करना है, कुछ खर्चे इमरजेंसी में भी आते हैं। आज सुबह सुबह बढ़िया धूप निकली थी, अचानक दिन में तेज हवाएं, जाओ 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 स्टोमेटा क्लोज करो। H+K+ पंप थ्योरी, एटीपी का खर्चा, क्या इस खर्चे का पता था पहले? अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। डायरेक्ट याद रखना है आपको, प्रोड्यूसर टोटल एनर्जी का 20% रेस्पिरेशन में लगाते हैं और 70% अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में लगाते हैं। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में 70 है, 70। बेचारे हर बात का स्ट्रेस झेलते हैं। तेज हवा चले तो स्ट्रेस, बहुत ठंड हो जाए तो स्ट्रेस, बहुत गर्मी हो जाए, खर्चा ज्यादा है। 70, 20, 90 और 10 आगे, 100 का हिसाब बराबर। रैबिट अपनी टोटल एनर्जी का कितना % नया बायोमास बनाएगा? कितना किलो कैलोरी? वाह, कह दो भेड़िए को ले जा। बाकी का 90% यही लॉस। अरे किस किस बात में लॉस होता है? रेस्पिरेशन और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब रैबिट है, रैबिट भाग रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, रेस्पिरेशन का खर्चा वही की बढ़ जाएगा 30%। और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी 30, 60, 90, 10 आगे 100, हिसाब बराबर चल रहा है। क्या भेड़िया अपनी अपनी टोटल एनर्जी का 10% नया बायोमास बनाएगा तो क्या 0.1 किलो कैलोरी लॉइन के पास जाएगा? ले जा लॉइन, तू भी ले जा। बाकी का 90% यही किन किन बातों में? और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या भेड़िया अपनी फूड चेन का पहला कार्निवोर है बेटा? क्या कार्निवोर फ्लेश मांस खाते हैं बेटा? उसे पचाने में एनर्जी कम की ज्यादा? अपनी टोटल एनर्जी का 60% रेस्पिरेशन में लगाते हैं, बाकी का 30% अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इधर इधर 1 का 60% है भेड़िया, 0.1 का 60% लॉइन लगाएगा। क्या आप जानते हैं कि लॉइन बहुत ज्यादा एनर्जी पचाने में लगा रहा है? क्या आप जानते हैं कि लॉइन 18 से 20 घंटे सो के निकालता है? काम ही क्या है? उठो, खाओ और सो जाओ। शिकार भी तो शेरनियां तैयार रखती है, कभी कभार खुद करता है। अगर ऐसा है तो और कोई काम नहीं बेटा, खाओ और फिर सो जाओ। यहां लॉइन के नीचे भी आप चाहें तो 60-30 लिखेंगे। 40 चाहो तो लिख दो, नहीं तो मैं समझाता हूं, ध्यान दो। 40 क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 10 तो उसके बायोमास में ही है ना। अरे अरे, अदर खर्चा तो जो 30 का ही हुआ ना, उसने तो 10 तो बायोमास बना लिया। अब आगे कोई खाने वाला नहीं तो क्या करे, बायोमास में रहेगा। नहीं पहुंचा? मैंने जो कुछ भी लिखा उसे देखकर अब मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा कि नहीं, ये बता देना बेटा। T1 से T4 पे गए, परसेंटेज ट्रांसफर एनर्जी कांस्टेंट 10%, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज, परसेंटेज रेस्पिरेशन इंक्रीज। नेक्स्ट आराम से सुनना।
ट्रॉफिक लेवल बायोमास डिक्रीज, ट्रॉफिक लेवल बायोमास डिक्रीज। जो बच्चा एक 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 सोच रहा है, एक ग्रास, एक रैबिट, एक वुल्फ, एक लॉयन, फिर इंक्रीज हो रहा है। आपको मैंने कह दिया इंडिविजुअल नहीं, ट्रॉफिक लेवल सोचो। 100 रैबिट, 10 भेड़िए, 1 लॉयन। 100 के कंपैरिजन में 10 कम है और 10 के कंपैरिजन में 1 बहुत कम है। ट्रॉफिक लेवल बायोमास कम, साइज ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा। और T1 से T4 पे गए तो कंपटीशन गजब। याद है आपको? अरे वाह, बहुत गजब। तो फिर तुरंत तुरंत चेप लो बेटा। मतलब सब बच्चों ने चेप लिया? अच्छा। परसेंटेज ट्रांसफर एनर्जी कांस्टेंट 10%। लिख लिया हो तो फिर मैं नहीं लिखूं, आपने लिख लिया खुद ने? मैं लिख रहा हूं बेटा, इसीलिए पूछ रहा था। छोटू ने तो बैग वैग बंद कर लिया। छोटू मतलब बस के यार ठीक है, टाइम पास हो जाए क्लास का, और क्या। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज, कहाँ है नोटबुक, कहाँ है? लिख उसमें लिख। हाँ क्या? हाँ ये, हाँ हाँ हाँ, वो तो सिर्फ समझाने के लिए बेटा। परसेंट तो याद रखना पड़ेगा। परसेंट 20%, 30%, 60%। ट्रॉफिक लेवल बायोमास डिक्रीज। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन प्रोड्यूसर्स इकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग, टॉप कार्निवोर इकोलॉजिकल वीक, लेकिन फिजिकली स्ट्रॉन्ग। क्यों? जानने के लिए देखते रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। टू बी कंटिन्यूड बेटा। चैनल वही, समय बदल सकता है। कुछ भी मतलब जो मन में आए सब कह देते हो आप लोग। हाँ चलिए बेटा, टेस्ट सिलेबस मैं आपको बता चुका हूं पहले। इकोसिस्टम से नहीं आएगा, कंपटीशन तक आएगा। बातें हो चुकी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।